अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दिन है पहला और आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर प्रोग्राम बेनकाब में आज स्पेशल शो आप देखेंगे। कुछ खुसूसी मेहमान प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के दिन यकीनी तौर पर मुल्क के मजमूई हालात पर बात तो होगी, लेकिन साथ साथ जो अहम शख्सियात प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो ईद कुर्बान किस तरह बनाते हैं, आज उनका ईद का दिन कैसा होता है ये भी समझेंगे, और साथ साथ उनका पैगाम भी आज के दिन के हवाले से क्या है। मैं किसी इंतजार किए बगैर आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जनाब जवाद अहमद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ हम क्या कर रहे हैं, आप फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, इससे पहले गुलूकार, क्रिकेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत कुछ। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जनाब अली मोइन नवाजिश साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं हमारे। अली मोइन नवाजिश साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त अपनी PhD के लिए इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। तालीम के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है, कॉलम निगार भी हैं। अली मोइन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए जवाद अहमद साहब पहले आपकी तरफ आऊँगा। आज का दिन ईद कुर्बान का दिन, आपके बारे में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक तो मंडी नहीं गए, उसकी वजूहत और होंगी, आप कभी नहीं खरीदा, लेकिन वहां जाता है आदमी तो बार्गेनिंग भी करता है। ये बार्गेनिंग वाला काम आपको आता है कि ये कोई भी चीज खरीदते हुए कि इतना कम कर दो, इतना ज्यादा कर दो, ये इस मामले बिल्कुल आप जो रेट बताया जाता है आप खरीद लेते हैं, क्या होता है? ये जो छोटे मोटे पैसे जो बचाना, ये मुझे वैसे बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है गरीबों के हक पे डाका डालने वाली बात होती है। वैसे जो लोग करते हैं ये मैं उनको एतराज़ से नहीं करता कि उनके भी अपने मसले होते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बार्गेनिंग नहीं मैं करता और इसीलिए शायद मैं ख़रीदारी भी नहीं करता। सही है। तो फिर और ईद का दिन फिर क्या यानी मसरूफियत से आज का दिन है क्या, क्योंकि कुर्बानी तो इज्तिमाई हो जाती है, आप कहने एक जामे में हो जाती है, तो उसका गोश्त जो होता है वो तकसीम होता है, घर पे भी आता है, फिर उस गोश्त से पकता क्या है, और ख़ुद पकाने का शौक़ है या पकवाते हैं, कोई ख़ास चीज़ है जो खाते हैं? अच्छा, कुछ अर्सा जो गुजरा है पिछला, उसमें तो अब जो है ना गोश्त हम नहीं ज़्यादा पकाते हम दे ही देते हैं लोगों को, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। आपको मालूम है इस साल भी जो है बहुत ही बड़ी परेशानियां हैं। बिजली जो है उसका मसला है, बिल्स लोगों के ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल की प्राइस आगे चली गई है, इन्फ्लेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो मुझे लगता है कि अब तो और लोगों को भी ये करना चाहिए कि आप गोश्त बांट दें, लेकिन ये है कि हमारे घर में फिर भी थोड़ा सा तो पक ही जाता है। वो मिल बैठने का बहाना होता है। मेरे जो बहन भाई यहाँ पे हो तो वो भी होते हैं, बहन तो डेफिनेटली यहीं होती है लाहौर में, मेरे वालिद साहब, हम सब फिर फैमिली इकट्ठी होकर खाना खाती है। तो मुझे तो आलू गोश्त बड़ा पसंद है, वो भी बनता है, तिक्के कबाब बन जाते हैं। एक ही खाना शायद इस तरह का हम खाते हैं, वो सारा वक्त कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते रहते। अच्छा, एक बार खाते हैं उसके बाद नहीं खाते। और आलू गोश्त आप कहते हैं कि आपको, अच्छा, और खुद कभी कुछ पकाया आपने जवाद साहब के, नहीं या पकाने का शौक रखते हैं, कभी एक्सपीरियंस किया कि पकाया जाए खुद कुछ? मैं पहले डिस्क्लेमर दे के बात करूँगा। मैं पहले बता दूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मर्द हज़रात जो हैं वो खाना पकाएं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनको आता हो ये, और मुझे ये भी अच्छा लगेगा कि वो कभी बना के घर वालों को खिलाएंगे भी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि जिस तरह के घर में मैं पैदा हुआ रहा, वालिद साहब को भी कोई शौक़ नहीं था पकाने का कुछ, तो मैं नहीं सीख सका। और मैं तो अंडा उबाल लेता हूँ, चाय बना सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये ज़रूरी बहुत है। और बल्कि मेरी वालदा साहबा जो थी वो बहुत अच्छा खाना पकाती थी, अभी भी घर में जो है वो अच्छा खाना पकता है, तो मैं खाने का शौकीन भी हूँ। तो अभी एक तजस्सुस है कि अगर मैं खुद बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा, शायद कभी ट्राई करूं, अभी तक नहीं किया। अच्छा, शायद कभी ट्राई करें, कभी तक नहीं किया। अली मोइन नवाजिश साहब आपकी तरफ भी आऊँगा। अभी जवाद साहब ने बताया उनकी फेवरेट डिश तो आलू गोश्त है और वो खुद बनाने का तजस्सुस रखते हैं, लेकिन बनाया नहीं कभी। अली मोइन साहब, आपका पहले ईद कुर्बा का दिन, और अभी तो आप मुल्क में है नहीं, कनाडा में हैं, किस तरह गुजरता है? उससे पहले क्या कबल ख़रीदारी का सिलसिला या वहाँ पर क्या होता है, और फिर यकीनी तौर पर उस दिन, ये दिन जो आज का है, ये कैसा गुजरता है? अली मोइन नवाज साहब जी। अच्छा, अब पाकिस्तान में लोग ये दुआ करते हैं कि ईद जो है वो वीकेंड पे ना आए,
क्योंकि उनकी छुट्टी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, वीकेंड की आ जाएगी। तो यहाँ हम दुआ करते हैं कि वीकेंड पे ही आए। अच्छा। क्योंकि वैसे तो यहाँ पर मामूल की ज़िंदगी चल रही होती है, तो शुक्र है इस दफ़ा ईद वीकेंड पे ही आई और हम मौका मिल जाता है दोस्तों से, कज़न से जो इधर हैं सबके इकट्ठे होने का। क्योंकि नॉर्मल डेज में तो ऑब्वियसली सब जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में होते हैं। तो एक तो ये ईद इस तरह से अच्छी है कि वीकेंड है तो सबसे मिलने जुलने का मौका मिलेगा। दूसरा, जहाँ तक कुर्बानी की बात की आपने और वो जानवरों की, तो ऑब्वियसली वो वाला सिलसिला तो इधर नहीं होता, लेकिन ये है कि कुर्बानी पाकिस्तान में ही कोशिश होती है। पहले भी जब बाहर पड़ता रहा तो हम ये कोशिश करते थे कि कुर्बानी पाकिस्तान में दें, क्योंकि कुर्बानी का जो स्पिरिट होता है वो यही होता है कि आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों के पास वैसे अमूमी तौर के ऊपर उनको गोश्त तक एक्सेस नहीं है या महंगाई है या इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में हो, क्योंकि यहाँ पर वो स्पिरिट जो है अगर आप कुर्बानी करें तो मैं समझता हूँ फुलफिल नहीं होता। तो जब पाकिस्तान में होते थे तो बिल्कुल हम मंडी भी जाते थे, जानवर भी चूज़ करते थे, जानवर भी लाते थे। वैसे हमारी कोशिश होती थी कि अपने गाँव से ही जानवर मंगवाएं, तो उससे ये होता था कि कोई ये हैगलिंग शैगलिंग और मंडी से काफ़ी कुछ बच जाता था। लेकिन जिन ईद पर ऐसा ना हो सका तो फिर बिल्कुल मंडी आप खुद जाते थे और आप बार्गेनिंग वगैरह कर लेते थे आप, यानी ये भी जैसे जवाब साहब कहते हैं वो नहीं कर पाते, मैं अपना बताऊं मैं भी नहीं कर पाता। आपने कभी किए बार्गेनिंग के नहीं है इतने का इतने कम कर दो, इतने ज्यादा कर दो, या दांत चेक करना गाय के या बकरे के? नहीं, दांत चेक करना और ये तो इतना नहीं था। अच्छा। लेकिन वो जाते थे, जानवर पसंद करते थे। बार्गेनिंग में ये होता था कि बड़े हमसे ज्यादा अच्छे करते थे, मतलब मेरा इतना बार्गेनिंग मैं भी नहीं कर सकता। तो अगर मैं अकेला जाता था जब एक दो दफा, तो मैं बस जो बोलते थे वो एक्सेप्ट कर लेता था। और उसके पीछे वो जेरेमी क्लार्कसन एक वो यूके में जर्नलिस्ट भी हैं, वो कार शो भी करते हैं। तो वो एक बड़ी मजे की बात करते हैं। वो कहते हैं जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं यूरोपियन ममालिक वगैरह से, जब ये एशिया और ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ पर गुर्बत ज्यादा है, तो वहां पर वो एक यूरो 5-5 यूरो की बार्गेनिंग करते हैं। और वो ये नहीं समझते कि चलें यार ये पैसे जो हैं वो उनके लिए, हमारे लिए तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन जिन लोगों से हम बार्गेनिंग करें उनके लिए बहुत वैल्यू है। तो जो ये जानवर बड़े करते हैं, स्पेशली जो छोटे फार्मर्स हैं, साल में एक ही दफा उनका वो होता है, बड़ी मंडी लगती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो रीजनेबल प्राइस दें तो उस पर बार्गेनिंग ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही दिन होता है उनका। और अगर आप उनको ये ना सोचें कि आप खरीद रहे हैं, आप ये भी सोचें कि आप उनकी मदद भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अली ये बताएं, क्योंकि बाहर आप हैं तो ये पाकिस्तानी डिशेस वगैरह जो यहाँ का जिसे कहा जाए टेस्ट है, इसको मिस तो कर रहे होंगे आप, या वहाँ पर आप ये डिशेस जो यहाँ पर खाते थे वो मुयसर हैं वहाँ पे या नहीं है? और क्या शौक क्या रखते हैं खासतौर पे आज के दिन, क्या शौक रखते हैं खाने का? बहुत से लोग जैसे उठते हैं तो सुबह नाश्ते में कलेजी और उसके बाद बारबेक्यू वगैरह, जवाब साहब जैसे कहते हैं आलू गोश्त। आपका क्या दिलचस्पी होती है, जो आपका शौक होता है, जौक होता है? जी बिल्कुल, बारबेक्यू तो सबसे मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट फीचर होता है, स्पेशली बड़ी ईद का, स्पेशली जब हम पाकिस्तान होते थे। लेकिन ये बात आपने ठीक की कि मतलब रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर। मतलब ऑब्वियसली मैं खुद भी इतने साल बाहर पढ़ा हूँ, तो मैं खुद भी अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, मतलब मेरे बकौल। बाकी जो लोग खाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या पका लेते हैं आप? मैं पका लेता हूँ, मैं बिरयानी, कढ़ाई, कोफ्ते, सब कुछ बना लेता हूँ। क्योंकि जब हम बाहर पढ़ते थे तो मेरा जो मेरा स्टूडेंट रूम होता था, स्पेशली बैचलर्स में जब मैं कैम्ब्रिज में था, तो वो जो भी मिस कर रहा होता था वो आ जाता था। और मेरी पॉलिसी ये थी कि चलें ग्रोसरी अपनी कर लाओ, खाना मैं बना दूंगा। स्टूडेंट लाइफ में आप तो ये हमारा चलता रहता था। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि जो अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अपनी हद तक लगता है कि आप अच्छा बनाते हैं, और लोगों ने क्या कहा आपके खाने के बारे में? सही है? नहीं, और लोगों ने भी कहा है कि वो अच्छा बनाते हैं, क्योंकि उसकी आइडिया मैं इस तरह लगाता हूँ कि वो बार बार आते रहते थे। या तो मैं उनकी वाहिद ऑप्शन था, या ये था कि उनको पसंद था तो आते रहते थे। ये वाहिद ऑप्शन वाला जुमला जो है ये बड़ा मशहूर हुआ है कल आपने जब भी कहा वाहिद ऑप्शन। अच्छा, ये तो मतलब खाना मतलब बना लेते हैं, और ये कि खास तौर पे बारबेक्यू पहले दिन जो है वो आप कहते हैं कि
जी बिल्कुल, बारबेक्यू हम कोशिश करते हैं पहले दिन करें, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि चाहे स्पाइसेस वगैरह चीज़ें वही हों, मसाले भी वही हों, लेकिन सब्ज़ी, पानी, हर चीज़ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल जो पाकिस्तान का टेस्ट है वो आप जितनी भी कोशिश कर लें आपको बाहर नहीं मिलता। एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल है, हमारी जो पाकिस्तान में टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलता है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, दोनों खुसूसी मेहमान आज प्रोग्राम में साथ हैं। ईद कैसे गुजारता के दिन क्या होता है, साथ इनकी जो खुसूसियत है इस हवाले से हम आपको बताएंगे भी, इस पर सवाल भी इनसे पूछेंगे ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी इस पर कुछ एडवाइस दे सकें लोग। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में ईद के दिन हमारे साथ दो बड़ी खुसूसी शख्सियात मौजूद हैं। दोनों से आज बात कर रहे हैं कि ईद का दिन कैसा गुजरता है। इससे पहले हिस्से में हमने दोनों से पूछा कि क्या जानवर ख़रीदना या कुर्बानी का जो सिलसिला होता है वो किस तरह से होता है। अली मोइन नवाजिश साहब, जवाद अहमद साहब दोनों अपनी इस पर बता रहे थे किस तरह उनका तजुर्बा रहा है, माजी कैसा रहा है, क्या करते हैं ईद के दिन। ये ज़रूर है, मैं जवाद साहब आपकी तरफ आते हुए सवाल को, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं आप दोनों को, अली मोइन नवाजिश भी अभी PhD कर रहे हैं मीडिया कम्युनिकेशन में, आप हैं माशाल्लाह, जैसा मैंने शुरू में कहा मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। जो आजकल परेशानी है, यूथ है होपलेस हो रहा है, बहुत समझ नहीं आ रहा क्या हो, खासतौर पे कैरियर पाथ के हवाले से। इस तरह आपने एक गोल, क्या आपका अपना क्या था जवाद साहब, गोल पहले ये बताइएगा, और जो लोग देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे इस दौर के अंदर, खासतौर पे कैरियर पाथ के हवाले से किस तरह आगे बढ़े जवाद साहब? देखिए, करियर तो उस वक्त होता है जब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री हो, जॉब्स हों, अदारे नए खुल रहे हों, एंटरप्रेन्योरशिप हो, नए नए बिजनेसेस खोलने के लिए जो स्टार्टअप्स जैसे होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट्स जो हैं या जो भी आपके रियासत के जो ऐसे अदारे हैं जो फैसिलिटेट करते हैं वो हो रहा हो, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान के अंदर तो इवन जो स्किल ट्रेनिंग है वो तक जो है अब बड़े पैमाने पे मैं नहीं देख रहा कि होती हुई। बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। किसानों का मतलब ये है कि जो देहातों में, गांव में रहते हैं लोग, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। अगर आप वहाँ जाके उन लोगों से पूछें कि आप कैसे ज़िंदा हैं, आप क्या खाते हैं, क्या आप काम करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम तो अपने बाप दादा के साथ रहते हैं और बस जो छोटा मोटा काम मिल जाए तो कर लेते हैं, छत है ऊपर तो बस बैठे हुए हैं। तो बहुत बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं। नहीं, लेकिन जवाब साहब ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन जैसे आप हैं, आपका बैकग्राउंड जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपकी फैमिली में सिंगिंग नहीं थी, यानी आपके अबाउजदाद में, लेकिन आप आए इस तरफ, तो ये स्किल आपने किसी इंस्टीट्यूट में सीखी या फिर आप खुद से सीखी, आपने खुद लगन थी तो आए ना इस तरफ? क्या नौजवानों को खुद आना चाहिए? जी, इस वक्त ये स्किल और है, ये स्किल जो है ये तो आप इस तरह समझ लें कि कोई भी इंसान जो बचपन में गाता रहा हो उसको ऐसा माहौल मिल जाए। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि क्रिश्चियंस जो होते हैं, हमारे मसीही लोग जो हैं, दोस्त हैं, वो ज़्यादातर सारे ही गाते हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं उनमें से लोग कई, लेकिन गाते सारे ठीक हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो जाती है। बात ये है कि ये जो है ना, ये वाली स्किल, ये तो और तरह की स्किल है। असल स्किल तो वो होती है ना, ये वाली आप आएँ, लोग बेशक आएँ, गाना गाएं, उनको गाना आता है तो अपना गाना बना लें, यूट्यूब पर डाल दें, शायद कोई हिट हो जाए तो आपके पैसे बनना शुरू हो जाए यूट्यूब पे। अदरवाइज़ वैसे बड़े लेवल पे हिट हो जाए तो आपको कॉन्सेप्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे, आप पैसे भी बनाएंगे। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं? मेरा ख्याल है कि हज़ारों लोग जब ये काम करते हैं तो मुश्किल से 14, 15, 20, 25 लोग बड़ी मुश्किल से एक साल में थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ बना सकते हैं। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा शायद बता रहा हूँ, इससे कम ही होता है। आप कोक स्टूडियो देख लेना, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कितने गाने बनाता है, उसमें कितने आर्टिस्ट गाते हैं, इससे आपको चल जाएगा पता कि हर साल कितने को आर्टिस्ट हैं जो बड़े लेवल पे आ जाते हैं या लोगों के नुमाया हो जाते हैं उनके सामने। तो इसलिए ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर मैं कहूँगा कि आप सारे कश्तियाँ जला के कुछ भी ना करें, कोई स्किल ना सीखें, कोई इलेक्ट्रिशियन ना बने, कोई इंजीनियर ना बने, कोई डॉक्टर ना बने, आप सिर्फ ये काम करें, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रिस्क होगा बहुत बड़ा। अलबत्ता ये शौक से करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, प्रोफेशन के तौर पे अपनाना चाहते हैं सिंगिंग को, एक्टिंग को, तो प्रोफेशन के तौर पे ये बात पूरी करने दें। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको नज़र आते हैं सिर्फ चंद लोग जो टीवी पे आके गाना गा रहे हैं, ड्रामास में आ रहे हैं, फिल्मों में आ रहे हैं। आपको वो लोग नजर नहीं आते, लाखों जो ये काम करना चाहते थे, उन्होंने ट्राई भी किया, उनसे नहीं हुआ। और उनमें से हज़ारों ऐसे हैं
जो कि कुछ भी और नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने कुछ और किया नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नौजवानों को कि ये काम उस वक्त करें जब आपके पास कोई और भी कोई चीज़ बैकअप में हो, अदरवाइज इसमें अपने रिस्क लेंगे तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अच्छा, एक होता है ना जवाब साहब, मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह आप हैं, आपने अपना एक गोल सेट किया और क्या आप उस गोल तक पहुंचे, पहला तो सवाल। और अगर पहुंचे तो क्या कोई नौजवान भी आज के हालात में, देखें आज जो हालात हैं, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया, जब आपने शुरू किया, या जब अली कर रहे हैं शुरू, तो एक अलग हालात हैं जो आज सर्कमस्टांसेस हैं। तो क्या आज भी कोई अपना कैरियर गोल के साथ, जैसे आपने एक गोल रखा कि मुझे आगे जाकर कुछ करना है लोगों के लिए रखा, तो आपने पहले उसके लिए फेम गेन किया, फिर आप यहां तक पहुंचे, तो एक पूरा डिजाइन किया ना आपने, तो ये मुमकिन है आज के दौर में जवाब साहब? हमारे ज़माने में भी मुश्किल था, बहुत कम लोग ये कर पाते थे, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते थे। अगर आप डेटा उठाएंगे तो आपको ये पता लगेगा क्रिकेट कितने लोग खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम में सिर्फ 16 आते हैं। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि हर फील्ड में ऐसे ही होता है। लेकिन अब तो और भी मुश्किल हो गया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दौर में शायद रेशो जो थी वो कुछ परसेंट होगी, अब तो मुझे लगता है 0.1 या 0.2% में चली गई है, क्योंकि फिर मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप देखें ना, उस ज़माने में स्टेट ओन्ड टेलीविज़न पे लोग आके गाना गाते थे और उनका गाना मुफ्त चलता था। अब तो लोगों ने सिवाय यूट्यूब चैनल किया, वो क्या कर सकते हैं, उसमें भी वीडियो अच्छा बनाएंगे तो चलेगा ना। वीडियो अच्छे बनाने में कम से कम 5-10 लाख रुपया लग जाता है लोगों का। अच्छा, अगर छोटा मोटा भी बनाएंगे 1-2 लाख रुपया लग जाएगा। मुझे बताएं, गरीब आदमी के पास कहाँ से 1-2 लाख रुपया आएगा अगर वो और कुछ ना करता हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्किल कोई ना कोई सीखें, कोई ना कोई डिग्री लें, कोई ना कोई एजुकेशन के अंदर अपना कोई राह अपने लिए निकालें, उसके साथ फिर ये करें तो अच्छी बात है। और मैंने जो अपना गोल बनाया था ना, वो सियासतदान का था। आप मुझे ये ज़हन रखें कि मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से समझ लिया था कि मुझे सियासत करनी है, इसलिए मैंने मौसीकी मशहूर होने के लिए की है। पहले मैं क्रिकेट खेलता रहा, मैंने कहा मशहूर होना है किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे पता था मिडिल क्लास का हूँ, सियासत कैसे करूँगा, मैं कोई जगीरदार सरमायादार का बेटा तो हूँ नहीं, माफियाज का। तो मैं तो इसी तरह कर सकता था कि लोगों के अंदर चला जाऊँ। तो मेरे लिए तो ये रूट था, तो इसलिए डिज़ाइन तो किया, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि डिज़ाइन आपने किया, लेकिन सियासतदान क्यों बनना था जवाब साहब? आपकी जो तालीम थी शुरू में, यानी आपके जो घर में माहौल था, किसने इंक्लाइन किया आपको कि आपने शुरू में सोच लिया था? कब सोचा था आपने किस उम्र कि मुझे सियासतदान ही बनना है और उसके लिए मुझे फेम गेन करना है, और फेम गेन करने के लिए आप सिंगर, क्रिकेट, आपने सब कुछ किया, डिसाइड कब हुआ और कैसे हुआ? सर्कमस्टांसेस क्या थी? सर्कमस्टांसेस ही तो सारे इंपॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। मेरे वालिदैन जो है ना, दोनों पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, और हमारे घर में उनकी किताबें होती थी, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता था, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, फ़िलासफ़ी की, मुख्तलिफ किताबें। तो पॉलिटिकल थॉट की, उसमें सिविक्स भी आ जाता है, बड़ा कुछ आ जाता है पॉलिटिकल साइंस के, एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो जब मैंने ये देखा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें तो मैंने जिन लोगों को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये इंसानों को गवर्न करना, या इंसानों को गवर्न इसलिए नहीं करना कि मैंने पावर में आना है, मैं तो इलेक्शन में लड़ना चाहता, मेरी पार्टी इंशाल्लाह पावर में आएगी, बराबरी पार्टी पाकिस्तान, लेकिन इंसानों को ऑर्गेनाइज करके मुआशरे को इस तरह चलाना कि सबको खुशहाली मिले, सब लोगों की नीड्स पूरी हों, सब लोगों की विशेष पूरी हों, इसके अंदर अपना हाथ डालना ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं अमीर गरीब की डिवाइड देख रहा था बहुत बड़ी, और वो अभी और बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब का फासला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, इलेक्ट्रल सिस्टम है, और सियासत जो है हमारी, ये उन लोगों के हाथों में है जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए पाकिस्तान में जो कि खुद इलेक्शन लड़े, पूल करके कलेक्टिवली लड़े, आपस में मिल के ऑर्गेनाइज होकर लड़ें। तो इसलिए ये पार्टी बनानी थी, इसीलिए फिर वो सारा कुछ किया। वो तो अच्छा हो गया कि मेरे गाने लोगों को पसंद आए और मेरा करियर एक बड़ा करियर बन गया। लोग मुझे पूरे पाकिस्तान में, साथ वाले हमसाया ममालिक में, फिर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दुनिया में रहते हैं सब जानते हैं। इस वजह से गाँव देहातों में भी लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने म्यूज़िक ऐसा बनाया कि वो गांव देहातों में भी चले, भंगड़े बनाए, लव सॉन्ग्स बनाए, पाकिस्तान के गाने बनाए, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बनाए, तो बड़ी एफर्ट की है। तो अब कहीं जाके ये सियासत कर रहे हैं, क्योंकि करनी यही थी असल में, सियासत करनी सही थी। तो ये मतलब शुरू से सेट किया और पे हुआ। ये अली आप बताइएगा, क्योंकि आप तो अक्सर लोगों को इस वक्त एडवाइस भी करते हैं कैरियर के हवाले से, ये बताएं कि आप
आप समझते हैं कि इस वक्त इस हालात में अपना गोल सेट करके नौजवान जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, जो पाकिस्तान में नौजवान है जिसका मेजॉरिटी इस वक्त यूथ कहा जाता है, वो आगे बढ़ सकता है इन सर्कमस्टांसेस में, अपॉर्चुनिटीज ना होते हुए, माशी हालात और महंगाई और दीगर जो इनकम इनक्वालिटी की जिसकी जवाब बात कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकी तौर पर है कि बढ़ता जा रहा है गैप अमीर गरीब में। तो क्या मुमकिन है एक आम आदमी, एक नौजवान की नहीं, कि वो आगे अपने कैरियर को परस्यू कर सके, अपने गोल को? अली जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एक आम नौजवान, एक आम आदमी के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि वो अपने गोल्स जो है अगर वो सेट करे जो स्ट्रेटेजिकली ना सेट किए गए हों, जो माशी हालात को मद्देनजर रख के ना सेट किए गए हों, उसके लिए वो काम कर सके। जो प्रिविलेज्ड यूथ है हमारी, जो अमीर घरों से आती है, उनको तो ये टेंशन नहीं है कि उन्होंने कमाना भी है, वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों में डिग्रीज भी ले सकते हैं, वो करियर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एक आम नौजवान उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो साइकिल में इस हद तक जब फंस जाता है, सर्वाइवल के साइकिल में, और वो ये भी देखता है कि उसके पेरेंट्स के लिए कितनी मुश्किल हो रही है उसको पढ़ाना, तो वो या जो डिग्री वो हासिल करता है तो वो क्या करेगा, वो फंस जाएगा। और देखें, पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है वो दो तरफ से हैं। एक तो ये कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो वो आप गोल सेट भी कर लें, आप स्ट्रेटेजिकली भी सेट कर लें कि भी मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, आपने किस तरफ जाना है, आप किस करियर से अच्छी आमदन बना सकते हैं, तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरी तरफ फिर एक इशू ये भी है कि हमारा चूंकि एजुकेशन सिस्टम और बिलखुसूस हायर एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि आप डिग्री लेके ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, लेकिन आपके पास वो स्किल्स ही नहीं होती जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होंगे। और उसके साथ डेस्परेशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट इतनी है, आपको मार्केट में भी एक्सप्लॉयटेशन का सामना होता है। तो नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा मुश्किल वक्त भी है, एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन भी है। फिर आप देखते हैं कि दिन भर महंगाई हो रही है, पेट्रोल कितने का हो गया, माशी सूरत हाल आपके सामने है, कंट्रैक्शन हो रही है और ले ऑफ्स वगैरह। वेस्ट में भी रिसेशन की तरफ चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान में भी लग रहा है कि अगर वेस्ट में फॉल आउट हुआ तो चीज़ें होंगी। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम है मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए, और ये पहले भी था, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ हम इम्प्रूव नहीं कर रहे। हमारा मसला ये है बिलखुसूस हमारे नौजवानों के हवाले से, हम रिग्रेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो पिछली जनरेशन थी उसके पास फिर भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ थी, बेहतर माहौल था, बेहतर तालीम थी, बेहतर हालात थे, और बजाय हम उस पर इम्प्रूव करते, हम विद एवरी पासिंग जनरेशन हमने रिग्रेस किया है। हमने अपने नौजवानों को कम अपॉर्चुनिटीज दी हैं, उन्हें कम स्किल्स दी हैं, कम तालीम के मौके दिए हैं, और जो इनकम इनक्वालिटी जिस तरह जवाद साहब कह रहे थे उसमें डिफरेंस की वजह से प्रिविलेज सोसाइटी और आगे चली गई है और एक नॉन प्रिविलेज सोसाइटी बहुत पीछे रह गई है। देखें, एजुकेशन जो है वो ग्रेट इक्वलाइजर होता है कि एक मजदूर का बच्चा और एक मिनिस्टर का बच्चा अगर एक ही क्लासरूम में पढ़े तो सिर्फ मेहनत की बिना पर मजदूर का बच्चा आगे निकल सकता है। लेकिन अब अगर मिनिस्टर का बच्चा जो है वो एलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है जहां पर वो लाखों रुपए सालाना फी देता है, और एक गरीब का बच्चा जो एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है जहां पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का कोई हाल नहीं है, तो फिर आपने ग्रेट इक्वलाइजर को ग्रेट डिवाइडर बना दिया। एग्जैक्टली। और आज जो है ना वो ये दिन भी हमें इस्लाम हर त्यौहार यकीनी तौर पे सिखाता है कि हमें किस तरह ये इनकम इनक्वालिटी है उस पर। रमज़ान में आप देखें, ज़कात देखें, हर चीज़ देखें, आज ईद कुर्बान देखें कि आपको गोश्त तकसीम भी करना है, आपको उन लोगों तक पहुँचाना है जो मुस्तकीन है या जिनके घर कुर्बानी नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं खुद कुर्बानी। वैसे तो हमने देखा है जो माशी हालात हो गए, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश घराने जो शायद पहले कुर्बानी करते हों, वो इस साल शायद वो कुर्बानी अफोर्ड ही नहीं कर सके हों, नहीं हुई हो बहुत से घरों में कुर्बानी। इसलिए आपको आज के दिन ये देखना है कि आपके किन किन घरों में कहाँ कहाँ, और ख़ास तौर पे अपने पास से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोस से शुरू करेंगे कहाँ कहाँ कुर्बानी हुई, कहाँ नहीं हुई। जवाद साहब, ये मैं आज के दिन के हवाले से पैगाम भी आपका यही चाहूँगा सुनना कि आप बताना चाहेंगे कि क्योंकि हमने देखा है इस महंगाई ने बहुत से लोगों की कमर तोड़ दी है, बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर सके होंगे कुर्बानी। आपका क्या पैगाम है आज के दिन के हवाले से उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर? देखिए, मेरा तो उन लोगों के लिए पैगाम है जिनकी कमर नहीं टूटी। पहली बात तो ये है कि आप सियासत में, पाकिस्तान में जो इंतशार और फसाद फैल रहा है इस वक्त, उसमें हिस्सेदारी करने से बाज आएँ। इस वक्त मुल्क में हो ही रहा है कि जब भी कोई पार्टी निकल जाती है इक़्तिदार से तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात शुरू कर देती है। पहले नवाज शरीफ करते रहे, आजकल इमरान खान कर रहे हैं, तो उसमें जर्नलिस्ट भी उनके साथ मिल जाते हैं और फिर वो अवाम को इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं।
बात यह है कि अगर तो ये पार्टीज चाहती हैं कि फ़ौज की मुदाखलत ना हो सियासत में, तो फिर सियासत में उनको लेके ना आए, ये उनको लेके ना आए, ये उनके बल पे ना आए इक़्तिदार में। एक तो ये उनके बल पे इक़्तिदार पे आते हैं, और जब इनको निकाल दिया जाता है, ज़ाहिरी बात है जो लाएगा वो निकाल भी सकता है, तो फिर ये कभी अमेरिकी साजिश का शोर में जाते हैं, कभी कहते हैं मुझे क्यों निकाला। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करते हैं। उससे होता क्या है, अवाम जो है उसके अंदर एक इंतशार फैलता है, लोगों को समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन फैल जाती है। उसकी वजह से पाकिस्तान में एक कहते हैं ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक तो वो भी हो रही है सियासी तौर पे अबतरी, और साथ समाजी तौर पे भी हो रही है। क्योंकि जब आप इस तरह के पोजीशंस ले लेते हैं कि आप अदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो उसके बाद मुल्क का कुछ भी नहीं रहेगा। आखिरकार हर अदारे के ख़िलाफ़ आप जब बात शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं रहना। ईद वाले दिन मेरा पैगाम ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेशक सपोर्ट करें, जर्नलिस्ट भी करें, बेशक करें, लेकिन उनके साथ मिल के उन अदारों को बुरा भला ना कहें जिन अदारों के साथ मिल के ये पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आई हैं। अब बराबरी पार्टी की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, ये चलाना है आपने। हमने कभी भी फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखा सियासी, हम उनसे कोई सपोर्ट नहीं लेते, क्योंकि हमें असूली तौर पे पता है कि कभी भी फ़ौज का सियासी रोल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम प्रूव करते हैं ना ये करके कि हम उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। क्या ये इमरान खान कह सकते हैं, क्या ये आसिफ ज़रदारी कह सकते हैं, क्या ये नवाज शरीफ कह सकते हैं? तो जब ये खुद इस तरह करते हैं तो फिर बाद में जब ये मसाइल पैदा होते हैं, दूसरी पार्टी फिर आ जाती है, अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है, तो उसके बाद ये बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और मुल्क के अंदर बार बार जो है ना अदारों का टकराव होता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा मुल्क को। सही, ठीक है, ये तो आपका पैगाम हो गया। जवाब साहब, ये ज़रूर सवाल इंपॉर्टेंट मैंने रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि फरमाइश भी थी। ये तो ये कि आपका जो गुलकार के हिसाब से आपका कैरियर है, उस लिहाज से सब में मनपसंद यानी पसंदीदा आपका खुद जो आपने नंबर्स दिए उसमें कौन सा गाना रहा आपको जो आपको अच्छा लगता है, जो खुद बहुत पसंद है आपको, जो आपने गाया, जिसका आपको फ़ख्र भी है कि मैंने गाया, बहुत अच्छा लगता हो आप? मुझे लगता है मेरे 2 गाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मैं चला भी जाऊंगा दुनिया से तो शायद वो चलते रहेंगे। एक्चुअली 3 है। एक अच्छा। वो पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर हूँ, वो ज़रूर चलाते हैं, तो वो चलता ही रहता है, वो पिछले 20 साल से चल रहा है। एक गाना मेरा जो है वो दोस्ती है, जिससे पहले मैंने पाकिस्तान का कौमी तराना उसमें मैंने सबसे पहली दफ़ा इनकॉर्पोरेट किया, तो वो मेरा आइडिया था, मुझे अच्छा भी लगता है ये करना, तो मैं उससे पहले तराना पढ़ता हूँ, फिर मैं वो गाना गाता हूँ, वो रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रे दोस्ती, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रही तू सलामत। और तीसरा गाना जो अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ हो गया ना, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर घुस गया दिलों में, वो है तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। क्योंकि में जब भी कोई खेल की बात होती है, इवन सियासत में अब लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं कि वो जीत हार के साथ एसोसिएट हो गया। तो ये 3 गाने मेरा ख्याल है कि मुझे भी अब इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़ी तादाद। अच्छा, कोई अगर आप जवाब साहब फरमाइश ये थी कि पीछे टीम भी कह रही थी कि अगर कुछ हल्का सा गुनगुना सके इनमें से कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता है इनमें से? मैं तीनों की 2-2 लाइन्स गा देता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। सुरखरू हो गए तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत।
बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आज ईद के दिन खुसूसी पैगाम भी दिया। अली मुइन आपका बहुत ने ज्वाइन किया और नाज़रीन तक अपना पैगाम भी पहुंचाया, ईद के दिन के हवाले से अपनी मसरूफियात भी हमें बताई, हमसे शेयर करी। तो आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद अच्छे से मनाएं। आज के दिन के पैगाम खुसूसी तौर पर ना भूलें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, देखते रहिएगा अब तक।